Hello friends, this is Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of TET and CTET। आज हम सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है यूक्रेन एंड रशिया में हो रही लड़ाई पर। क्या है ये लड़ाई, क्यों हो रही है, इसके रीजंस क्या क्या हैं, एंड यूक्रेन ने इतनी बड़ी पावर के साथ लड़ाई करने का डिसीजन कैसे लिया या ऐसे हालात कैसे बने, हम इस बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। एंड ये चीज कुछ टॉपिक्स पहले से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही स्टार्ट हुई है। तो इसके बेसिक रीजन से लेके आज ये कहाँ पे है, हम यहाँ तक पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि ये एग्जैक्टली मैटर क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये क्राइसिस आखिर है क्या। बहुत सारे सवाल हैं मन में कि यूएसएसआर से रशिया कैसे बना और यूएसएसआर एक इतना बड़ा पार्ट कैसे था एक वर्ल्ड का, या इतनी बड़ी कंट्री कैसे थी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। USSR, Union of Soviet Socialist Republics. This is the full form of USSR. USSR कब बना, क्या रीजंस हुए इसके बनने के, चलिए ये चीज हम शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, इस चीज की स्टार्टिंग हुई रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुआ था रशिया में, ये सब कुछ तब से ही स्टार्ट हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे रशिया के किंग कौन थे? रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे रशियन किंग थे निकोलस सेकंड। ये हैं निकोलस सेकंड, ये रशियन किंग थे। इनका क्या नाम था? निकोलस सेकंड। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये रशिया के रूलर थे। एंड उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली कौन चला रहा था? उसका नाम था लेनिन। लेनिन के द्वारा वो रिवॉल्यूशन चलाया जा रहा था। ही इज लेनिन। एंड रशियन रिवॉल्यूशन को ही बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये जर्मनी में एग्जाइल पर था लेनिन, बट ये रशिया आया और इसने रशियन रिवॉल्यूशन को, जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया, या ये सबसे ज्यादा, अगर किसी का नाम जानते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में तो सबसे ज्यादा इसी का, कि इसी ने चलाया। रशियन रिवॉल्यूशन जब एंड हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन का एंड था यूएसएसआर। रशिया यूएसएसआर बनके निकला। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसका रिजल्ट था 1922 में फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। रशिया ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जिसका नाम यूएसएसआर रखा गया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश बना। यूएसएसआर में 15 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया। ये आप पूरी कंट्रीज का नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, दीज आर 15 कंट्रीज जो कि यूएसएसआर में हैं। इसके बाद 1991 में यूएसएसआर वापस से टूटा। तो इसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट बना वो बना रशिया का, और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज बनी। ये वापस से 15 कंट्रीज में ब्रेक हो गया। एंड रशिया इतना बड़ा था कि अगर यूएसएसआर को पूरा देखा जाए तो जो यूएसएसआर का 70% पार्ट है वो रशिया था, और जो 30% है वो बाकी की 14 कंट्रीज से बना। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उसका रिजल्ट आया 1922 में, क्या कि यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ। देन 1991 में यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ। यूएसएसआर यहाँ पे ब्रेक हुआ, वापस से 15 अलग अलग कंट्रीज बन गई। अब 1991 से 2014 तक सब कुछ बहुत ही इजी चल रहा था यूक्रेन में। बट प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई?
सारी की सारी प्रॉब्लम 2014 से स्टार्ट हुई। 2014 में जो वहां का प्रेसिडेंट था यूक्रेनियन का, उसका नाम था विक्टर यानुकोविच। ये रशिया का सपोर्टर था और रशिया बोल रहा था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का पार्ट मत बनने देना, क्योंकि अगर रशिया यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया तो अमेरिका उसे नाटो का भी मेंबर बना देगा। अमेरिका उसे क्या करेगा, यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना देगा। व्हाट इज नाटो? नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ पावरफुल कंट्रीज का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को मिलिट्री सपोर्ट देता है। आज एट प्रेजेंट इसके 30 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इन 30 कंट्रीज ने किसी कंट्री पे, इन 30 में से किसी एक कंट्री ने किसी कंट्री पे अटैक किया तो कोई बात नहीं, बट अगर किसी कंट्री ने इस 30 में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक कर दिया तो ये 30 की 30 कंट्रीज उस कंट्री से लड़ने पे आ जाती थी। तो ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अब किसी भी एक देश को अगर 30 देश मिलके मारेंगे तो डेफिनेटली कितना भी पावरफुल देश हो वो बचेगा नहीं, वो उनके आगे टिक नहीं पाएगा। तो यही चल रहा था रशिया के दिमाग में भी कि अगर यूक्रेन, जो कि रशिया का पड़ोसी है, वो अगर नाटो का मेंबर बन गया तो अमेरिका अपनी सेना खड़ी कर देगा यूक्रेन के बॉर्डर पे, एंड अगर यूक्रेन के बॉर्डर पे नाटो की सेना आ गई तो रशिया को परमानेंट वो लोग आंख दिखाते रहेंगे कि आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। एंड इन केस रशिया ने कोई भी स्टेप लिया, कोई भी एक्शन लिया तो वहां पे 30 के 30 देश की सेना आ जाती। तो ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो रही थी, इसलिए रशिया ने ये चीज मना किया। बट रशिया ने उसको, अपने प्रेसिडेंट को मना किया, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था उसको मना किया कि तुम यूरोपियन यूनियन का पार्ट मत बनो। सो इसने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेंगे। बट जो वहां की पब्लिक थी उसने बोला कि नहीं, मतलब उसने क्या किया, उनका मन था कि जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने गवर्नमेंट का अपोज किया और गवर्नमेंट गिर गई। ये अपनी जान बचाते हुए रशिया भाग गया। ये कहाँ चला गया? ये रशिया वापस से चला गया। ओके, आप लोग ये देख लीजिए, ये यूरोपियन यूनियन का सिंबल है, ये नाटो का सिंबल है। चलिए, ये भाग गया वहां पे, और जो नई गवर्नमेंट बनी उसने क्या किया, उसने हामी भर दी कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेंगे। अब रशिया शांत बैठने वालों में से तो था नहीं, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने जो यूक्रेन का निचला पार्ट है अपनी जल सेना से उसके निचले पार्ट पे अटैक किया, और ये जो क्रीमिया वाला पार्ट था इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब क्रीमिया को अपने कब्जे में लेने से रशिया को क्या फायदा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये फायदा हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक एजोब सी था, क्या नाम था इस सी का? एजोब सी। ये एजोब सी रशिया के कंट्रोल में आ गया, और यहाँ पे पूरा ये जो पोर्शन है ये पूरा ब्लैक सी का पोर्शन है, यहाँ पे भी रशिया अपनी नेवी भेज सकती थी। तो इतना पार्ट तो रशिया के कंट्रोल में आ गया था यूक्रेन का। ये चीज तो मतलब ये चीज तो रशिया के कंट्रोल में आ गई। इसके बाद जब ये लड़ाई हो रही थी तो पूरा देश ये लड़ाई देख रहा था, बट किसी भी कंट्री ने इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि रशिया से डायरेक्ट मतलब फ्रंट पे कोई भी लड़ाई मोल लेना नहीं चाहेगा। उस टाइम पे क्या हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, रशिया पे कुछ पाबंदियां लगा दी। जैसे कि रशिया जो था पहले G8 कंट्री का मेंबर था। G8 वो कंट्रीज थी जो वर्ल्ड की पावरफुल इकोनॉमी वाली कंट्रीज थी, उनका एक समूह था। सो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने रशिया पे पाबंद लगाया और रशिया को G8 के मेंबरशिप से बाहर कर दिया। अब इसी वजह से जो G8 कंट्रीज का ग्रुप था अब वो G7 कंट्रीज का ही ग्रुप बचा है। तो ये बातें तो थी 2014 की, एंड अब उसने क्रीमिया पे तो कब्जा कर लिया था, क्रीमिया पे। इसके बाद क्या हुआ, 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया रशिया और क्या नाम है, यूक्रेन के बीच में। ये तो इतनी कहानी थी। तो ये G8 के ग्रुप से रशिया को बाहर कर दिया गया और रशिया अब G8 का मेंबर नहीं बचा, इसीलिए G8 अब G7 के नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुआ। मिन्स्क एग्रीमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में साइन हुआ। यूक्रेन ने बोला कि ठीक है, अब हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हम
अपने ऊपर यूएसए और यूरोप का कोई भी इफेक्ट नहीं आने देंगे। पर प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2017 में, जब यूक्रेन ने फिर से कह दिया कि हमें नाटो का मेंबर बनना है। इसने नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए बोल दिया। अब अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर हो जाएगा तो अमेरिका की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाएगा। अब ये चीज कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी। रशिया ने भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करी। रशिया ने भी इसका रिवोल्ट करने की पूरी कोशिश करी। अब एक दो दुश्मन से आदमी हैंडल कर ले, पर 30-30 कंट्रीज जहाँ पे खड़ी हो जाएंगी वहां पे तो प्रॉब्लम होनी ही है ना। देखिए, सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ अमेरिका और नाटो की वजह से था। यूक्रेन का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। बस यूक्रेन की गलती इतनी थी कि वो अमेरिका और नाटो की सुन रहा था और उनके दम पे इतना ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आज भी वो कर रहा है। अब देखिए, ये सारी चीजें हुई। ये होते 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 अब फाइनली रशिया ने क्या किया? रशिया ने इतनी आसानी से कुछ भी नहीं किया। रशिया ने पूरा दिमाग लगा के खेल खेला है। देखिए, रशिया ने क्या किया? रशिया ये वाला पार्ट तो कवर कर चुका था। रशिया ने इसका नीचे वाला पार्ट कवर कर लिया था। ठीक, यहाँ वाला बॉर्डर इसका पूरा रशिया से चलता है। यहाँ बेलारूस है, यहाँ पे रशिया की सेना लगी हुई है। ये एरिया बचा था। तो इसने क्या किया? जो ये लुहांस और डोनेट्स्क है, लुहांस और डोनेट्स्क है, इसने क्या किया? इस पे अपनी सेना को भेजा, लड़ाई करी और इन दोनों को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया। अब देखिए, आप यहाँ पे रशिया का पूरा माइंड गेम देखिए, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ उसने काम किया है। क्या काम किया है? यहाँ पे रशिया की सेना, बेलारूस में रशिया की सेना, ये पूरा बॉर्डर ही रशिया का है। ठीक है, इस चीज को उसने इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया और ये इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसे घोषित किया कि ये रशिया से निकले हुए हैं। एंड क्रीमिया पर वो पहले ही कब्जा कर चुका था, यहाँ वाले सी पे भी कर चुका था और यहाँ पे जो ब्लैक सी था इस पे भी उसका कब्जा था। अब ये देखिए, डायरेक्ट कोई चारों तरफ से कौन हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था इसके ऊपर? चारों तरफ से इसके ऊपर पूरा जो हमला करने की कोशिश कर रहा था वो रशिया इसके ऊपर चारों तरफ से हावी हो चुका था। और फिर इन्होंने क्या किया? जब इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया इस पार्ट को, तो इन्होंने क्या किया? यूक्रेन पे वॉर मतलब अटैक स्टार्ट कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि जहां यहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोला बीच में? क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो स्टैब्लिश ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए हुआ था कि वो आगे कोई भी वॉर ना हो पाए। तो इसका भी रीजन है, रशिया ने डायरेक्ट वॉर छेड़ी ही नहीं। रशिया ने वॉर के नाम पे लड़ाई स्टार्ट करी ही नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ा खेल है। देखिए, यूएनओ जो है वो सिर्फ अमेरिका के हाथ की कठपुतली है। और देखिए, यूएनओ का जो आर्टिकल नंबर 7 है उसमें एक रूल है। वो रूल क्या चीज बताता है? चलिए हम लोग ये चीज एक बार देख लेते हैं। यूएनओ का आर्टिकल नंबर 15 जो बताता है वो ये बताता है कि कोई भी देश, मान लीजिए मैं आपको पूरा फिगर बना के समझाती हूँ, वैसे ज्यादा इजी पड़ेगा। देखिए, एक सेकेंड। हाँ, मान लीजिए ये एक हमारा कोई भी कंट्री है। ठीक है, इसका ये एक पार्ट है और ये पार्ट इससे अलग होना चाहता है और ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये एक अब अलग कंट्री है। बट अगर मान लीजिए कोई बाहर का आउटर पर्सन आके और वी कैन से आउटर कंट्री आके इस पे अटैक करती है और ये इससे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे या मेरी हेल्प करो, तो ये कंट्री इस पे अटैक कर देगी। यही खेल रशिया ने खेला। रशिया ने क्या किया? आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, रशिया ने क्या किया? रशिया ने बनाया इस चीज को रिपब्लिक, इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे बना दिया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी बनाए वो रशिया के कंट्रोल में थे। रशिया ने इनसे क्या किया? इनसे लेटर लिखवाया कि हमें यूक्रेन परेशान कर रहा है या हमारी इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर कर रहा है। और रशिया ने कहा कि हम यूक्रेन से अपने पार्ट को बचाएंगे या जो इंडिपेंडेंट घोषित किया है उसको बचाएंगे और हम वहां पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, हम तो अपने पार्ट को बचा रहे हैं। और ये तो यूएनओ में लिखा ही है कि अगर कोई देश ऐसे करेगा तो हम उसे बचा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फंस गया यूक्रेन और यहाँ पे यूएनओ भी कुछ नहीं कर सकता था। समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि मतलब बेसिकली रशिया ने कैसा खेल खेला। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और है। अमेरिका की जो एजेंसी थी उन्होंने क्या किया? देखिए, अमेरिका की एजेंसी ने कहा कि रशिया 16 फरवरी को अटैक करेगा। अब 16 फरवरी को सुबह 5 बजे रशिया अटैक करेगा।
अब रशिया, ऐसा तो है नहीं कि जो उन्होंने कह दिया वही हो जाएगा, रशिया ना इतना बेवकूफ है। रशिया ने क्या किया, अपनी सेना वापस ले ली। 16 तारीख को रशिया ने अपनी सेना वापस ले ली। अब यहाँ पे अंदर की बात देखिए क्या थी। यहाँ पे जो मेन प्लानिंग थी वो थी चाइना और रशिया की प्लानिंग। चाइना में चल रहे थे बीजिंग ओलंपिक। क्या चल रहे थे? बीजिंग विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक चल रहे थे। बीजिंग ओलंपिक की एंड डेट थी 20 फेब। आखिरी डेट क्या थी? 20 फरवरी। और चाइना और रशिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो चाइना ने बोला कि एक बार ओलंपिक खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हें जो करना है वो करना। एंड 20 को ओलंपिक खत्म हुए हैं, 21 को लुहांस्क और डोनेट्स्क को पीपल्स रिपब्लिक बनाया है। यूएनओ का आर्टिकल नंबर 7 यूज कर सके इसलिए अब उन्होंने रिपब्लिक बनाया है। और 23 को लेटर भेजा, जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना है उसने रशिया को लेटर भेजा 23 को कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और वॉर का नाम ना देकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोल के रशिया ने लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब इस अटैक को तो यूक्रेन रेजिस्ट तो कर रहा है, बट कोई भी बाहर का देश रशिया पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है कि नहीं तुमने गलत किया या दबा रहे हो या नहीं। उसने तो बोला हम लड़ाई कर ही नहीं रहे, हम तो स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं, हम तो यूएनओ के जो आर्टिकल्स हैं हम तो उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी तक चल रही है। आप देखिए आगे क्या होता है। बस वही है, किसी और की बात सुनी है, जैसे बहुत फेमस कहावत है आप सबने सुनी होगी कि इट इज बेटर टू हैव अ एनिमी देन अ फ्रेंड लाइक यूएसए। यूएसए किसी का सगा नहीं है, आज तक उसने किसी की हेल्प की नहीं है। अब उसने यहाँ पे बेसिकली यूक्रेन अपने आप से नहीं घुसा है, उसको जबरदस्ती फंसाया गया है। उसको नाटो और यूएसए ने मिलकर फंसा दिया। अब वो तो भिड़ गया ये रशिया के साथ बिना सोचे। और डायरेक्ट फ्रंट पे कोई भी कंट्री रशिया के साथ दुश्मनी कर नहीं सकती है। इवन यूएसए भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि रशिया ने धमकी दे दी अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो फिर एटॉमिक पावर पे बात जाएगी। तो यही चीजें चल रही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। और एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है कि जो यूएसए है उसने क्या किया है, उसने रशिया में से स्विफ्ट कोड बंद कर दिया है। स्विफ्ट कोड क्या होता है? जैसे देखिए मान लीजिए आप लोग बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आईएफएससी कोड लगता है। आईएफएससी कोड वो कोड होता है जो अगर पैसा आप इंडिया में ही भेज रहे हैं किसी को भी तो लगता है, बट अगर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में या जब कंट्री के बाहर का एक्सचेंज होता है तो वो होता है स्विफ्ट कोड के थ्रू। कंट्री के अंदर जैसे यहाँ पे इंडियन है इसलिए आईएफएससी है, अलग अलग जगह और होता है, बट अगर मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में भेजते हैं तो स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं। अब रशिया के लिए इसको अमेरिका ने बंद कर दिया है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। बट आई होप आपको ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये तो समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने स्टार्टिंग से समझा सकूं, एंड आई होप इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में कोई समझा पाएगा। चलिए, अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो क्लासेस आती रहें वो आपको मिलती रहें। एंड बीच बीच में हम ऐसे ही किसी टॉपिक की क्लासेस देते रहेंगे ताकि जो हमारे आसपास हो रहा है या देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, हमें उसकी भी खबर होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।